हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम एडुटेरिया को कवर कर रहे हैं। एडुटेरिया का पहला वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज प्लेलिस्ट बना दूंगा तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो इस सेशन की पीडीएफ होगी वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें देख लेते हैं। कुछ नियुक्तियाँ होंगी, सम्मेलन होंगे, उनको सब एक साथ देखते रहेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे कि अगले एक हफ्ते के अंदर इसको पूरा समेट दिया जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें दिया है न्यूज़ 365, ये पहला इसमें सेगमेंट है। इसमें पहला टॉपिक है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, पीआरएस से इसका सोर्स लिया गया है, क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। एक तो ये विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। या वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ के संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इस्लामी मान्यता में जो धर्म के आधार पर दान की गई चल अचल संपत्ति होती है उसको वक्फ बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें क्या हैं आगे देख लेते हैं। जो प्रमुख प्रावधान है, विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। ठीक है, जो 5 साल तक इस्लाम का जिसने पालन किया हो। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। ठीक है, पहले वक्फ का सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होने जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे दिया है कि वक्फ बोर्ड में सिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम 1 सदस्य भी होना चाहिए। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक सदस्य होना चाहिए अगर उनके पास राज्य में वक्फ है। ठीक है, विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर आप कहाँ न्यायालय अपील कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। किसको देता है? ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार को देता है। ठीक है, पहला पंजीकरण पे नियम बनाने का अधिकार, फिर वक्फ के खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्ड की कार्रवाई का प्रकाशन। विधेयक केंद्र सरकार को कैग या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। ठीक है, ये भी देता है कि कैग से इसके वक्फ के जो खाते हैं उनको ऑडिट कराया जा सकता है। अब इसमें नोट क्या दिया हुआ है कि वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों यानी सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। ठीक है, इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि वक्फ का जो अधिनियम आया है उसकी जांच करने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए कौन सी समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो ये संयुक्त संसदीय समिति है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जगदम्बिका पाल है। आगे देख लेते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ सुधार हुए हैं, इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं को समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एनएलयू दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो इनको आपने याद रखना है, आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए। ठीक है, ये समिति गठित हुई है प्रोफेसर रणबीर सिंह की, ये इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष हैं। आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। तो ये कई टेस्ट सीरीज में बाहर पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। फिर अब देख लेते हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई। अब इसमें विषय और चेंज क्या आए हैं? ठीक है, अब जैसे जो आईपीसी थी उसको क्या कहते हैं? भारतीय न्याय संहिता। पहले हत्या के लिए आईपीसी धारा 300 लगती थी, अब बीएनएस की धारा लगेगी धारा 101। हत्या के लिए सजा धारा 302 होती थी, अब धारा 103 होगी। हत्या के लिए आजीवन कारावास की बात की जाए तो पहले धारा 303 होती थी, अब धारा 104 होगी। बलात्कार के लिए पहले धारा 375 होती थी, अब धारा 63 होगी। बलात्कार के लिए सजा तो धारा 376 पहले होती थी आईपीसी के थ्रू, अब बीएनएस के थ्रू होगी धारा 64। दहेज हत्या, तो दहेज हत्या में पहले जो आईपीसी के लिए लगती थी धारा 304 बी, अब लगेगी धारा 80। मानव तस्करी की बात की जाए तो मानव तस्करी में आईपीसी धारा 377 और अब बीएनएस के तहत धारा 143।
चोरी के लिए सजा धारा 379 लगती थी आईपीसी की, अब लगेगी ये बीएनएस की धारा 303(2). ठीक है। नए प्रावधान कौन से जोड़े गए हैं बीएनएस में? तो धारा 48 जोड़ी गई है, जिसका मतलब है कि भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। फिर धारा 69 क्या कहती है कि छलपूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। ठीक है। धारा 95 किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना। धारा 111 संगठित अपराध और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध, यानी संगठित अपराध जो है वो धारा 111 में काउंट होगा। फिर धारा 113 की बात की जाए, आतंकवादी कृत्य। ठीक है। 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। 226 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। धारा 304 छीनना या स्नैचिंग इसके लिए है। फिर प्रमुख विलोपन किसका कर दिया गया है? अप्राकृतिक यौन अपराध धारा 377 का, व्यभिचार और ठग इनका विलोपन कर दिया गया है बीएनएस में। आगे देख लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। ठीक है। इसमें नए प्रावधान घोषित किए गए हैं, पहले इसको सीआरपीसी बोलते थे। ठीक। अब इसमें क्या है कि पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं और ये पता नहीं भैया रोमन में बहुत ज़्यादा लिखा है। ठीक है। बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं, बस आपने इतना याद रखना है, मतलब बीएनएसएस में ज़्यादा धाराएं हैं सीआरपीसी से। ठीक है। धारा 86 क्या कहती है कि घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। 172 पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य शक्ति। 336 कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। 356 कहता है घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय। धारा 398 गवाह संरक्षण योजना। धारा 472 मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका। और 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। ठीक है। क्या विशेषताएं? एफआईआर से रिलेटेड। ठीक। इसमें कहा गया है कि एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो। ठीक है। फिर इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच 14 दिन में पूरी होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। बयानों की रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फ़ोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किए जा सकते हैं। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। ये याद रखना, 15 वर्ष से कम, 60 वर्ष से अधिक, पुरुष हो, महिला हो, मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो, गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, उसे पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना। अब गिरफ्तारी में क्या हुआ है कि 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में डीएसपी की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ठीक है। किसकी? वृद्ध या अशक्त व्यक्तियों की। गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी की रिमांड बीएनएसएस के तहत मांगी जा सकती है। ठीक है। ये याद रखिएगा। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है, ये इसके लिए है, रिमांड की बात की गई है। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। तो ये चौथे पॉइंट के ये एक्सप्लेनेशन है 2। ठीक है। बीएनएस और पॉस्को के तहत कुछ यौन अपराध मामलों में जाँच सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। आगे देख लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में। तो इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। ठीक है। जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है, मतलब इसमें जो सैन्य न्यायालय हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता। ठीक है। आगे इसमें प्रमुख प्रावधान क्या दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है, 61। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति अब दी गई है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होगी। द्वितीयक साक्ष्य, इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है, जैसे यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण।
ठीक है। दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए भी विशेष प्रावधान बनाए गए हैं ये गवाह वाले में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। फिर अगला टॉपिक है 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन का। तो 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? पहली बात, ये 24वीं बैठक है, तो इसका आयोजन हुआ है 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में ये आयोजित हुआ है। ठीक है, शिखर सम्मेलन एससीओ का। अब इसमें क्या हुआ है कि नया सदस्य बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया है। ठीक है, 10वां मेंबर कौन बना है? बेलारूस बना है। अब मतलब टोटल जो मेंबर हो गए हैं वो 10 हो गए हैं, लास्ट जो जुड़ा है वो बेलारूस जुड़ा है। अब अस्ताना घोषणा, तो अस्ताना घोषणा किससे रिलेटेड है? पहली बात, ये 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है। अस्ताना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा को अपनाया गया तथा ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौतों को मंजूरी दी गई। इसमें क्या बोला गया है कि 2025 से 2027 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम होगा। 2024-19 के लिए मादक पदार्थ विरोधी रणनीति, 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया गया और 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए भी रणनीतियाँ तैयार की जाएंगी। ठीक है, अब जैसे पिछली बार आपने पढ़ा होगा एससीओ की जो ये सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी घोषित की गई थी, तो इस बार क्या हुआ कि चीन के किंगदाओ शहर को, और ये पूछा भी गया है, ये शायद आरओ में इस बार जो पेपर लीक हो गया था उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा था, चीन के किंगदाओ मतलब वो वाराणसी वाला। बाकी ये अपडेट है कि चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो चीन के किंगदाओ शहर को। आइए आगे एससीओ की जो है बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एससीओ का मूल 1996 में संघाई 5 में निहित है, जिसमें पहले कौन थे? रूस था, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। 2001 में फिर से बैठक हुई और उसमें क्या हुआ कि छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया 2001 में। सचिवालय कहाँ है इसका? बीजिंग में है। इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया, जब भारत एवं पाकिस्तान दोनों साथ ही में आए थे। 2017 में इसके सदस्य बने। 2023 में इसमें ईरान भी शामिल हो गया और बेलारूस जो है अभी नया मेंबर बना है, 10वां मेंबर इसका बन गया है एससीओ का। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं रुद्रम 1 मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है, जिसे डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे जिसे एयर टू सरफेस, ठीक है, एयर टू सरफेस पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, आईएनएस, जीपीएस नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार करता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना, 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक। अब यूसीसी की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता। तो प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में जो भी कहा है वो हम छोड़ देते हैं, ये ऐसे के लिए है वैसे तो। अब यूसीसी के बारे में देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदाय के मामलों पर लागू होती है। डीपीएसपी में ये आर्टिकल 44 में इसका प्रावधान किया गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है, स्वतंत्रता से पहले। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले की बात की जाएगी तो गोवा, और अगर स्वतंत्रता के बाद की जाएगी तो उत्तराखंड, और ऑल टाइम की बात की जाएगी तो गोवा। ठीक है, समान नागरिक संहिता ये समवर्ती सूची में आती है। ठीक है, ये आपने याद है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, मतलब इसमें राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो ये जो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति है, ये किससे रिलेटेड है? यूसीसी। ठीक है, ये यूसीसी से रिलेटेड है, यानी समान नागरिक संहिता से। शाह बानो मामले 1985, सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की भी सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून कौन से हैं? जैसे हिंदू व्यक्तिगत कानून, विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। अब हिंदू में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे देख लेते हैं।
आगे है, अब ये मुस्लिम पारसी सबके व्यक्तिगत कानून दिए हैं, ठीक है। मुस्लिम का है व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937, पारसी व्यक्तिगत कानून पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936, ईसाई वाला ईसाई विवाह अधिनियम 1872। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके बारे में भी वो लाल किले की प्राचीर से ही बोला है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। आगे है इसमें देखिए, जब एक राष्ट्र एक चुनाव पे जो समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद थे इसके अध्यक्ष, एक राष्ट्र एक चुनाव पर। इन्होंने कुछ सिफारिशें दी हैं, इनकी जो समिति थी इसमें कुछ सिफारिशें आई हैं, उन्हें देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है इन्होंने। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा, ठीक है। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में, ये याद रखिएगा, अगर सदन में किसी पार्टी का बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। ये अगर आपने प्रोविज़न जो है पंचायत पढ़ी होगी तो वहाँ पे दिया है। इसका मतलब है कि मान लीजिए जो लोकसभा चल रही भी वर्तमान, ये 2 साल में ये इसका बहुमत ना सिद्ध हो पाए या अविश्वास प्रस्ताव के तहत ये गिर जाए, तो बाकी जो नई लोकसभा गठित होगी वो सिर्फ 3 साल के लिए होगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये इसमें बोला है इन्होंने। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि इसे पहले भंग ना कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदन और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित हैं, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, यानी आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, ठीक है। संविधान संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा। अब इसमें क्या है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करने के लिए जो आवश्यक परिवर्तन है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे ये देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 83 में आएगा संसद के सदनों की अवधि। 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन। 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि। 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन। 356 संवैधानिक आपात स्थितियाँ, और ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कई प्रावधान, इनमें परिवर्तन करना होगा। विधि आयोग की जो 177 और 255 रिपोर्ट है वो भी इसके पक्ष में है, ठीक है। समिति के अन्य सदस्य कौन है, एक तो सुभाष कश्यप हैं, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाब नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी, और अधीर रंजन ने इससे जुड़ने से इनकार कर दिया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सार्वजनिक परीक्षा एक अधिनियम आया है, तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, इसे अधिसूचित किया गया है। इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना भी मतलब वसूला जा सकता है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी, साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत जो सभी अपराध हैं ये संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। जितने भी बैंकिंग, UPSC, SSC के एग्जाम हैं ये सारी चीज़ों को उनको कवर करता है। अब ये नई परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, हाइड्रोन परियोजना। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। ये आपने याद रखना है। पहली बात तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है, किस लिए कर रही है, अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने के लिए। हाइड्रोन का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, इसे देख लेते हैं। हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट डेटा रिले करने का इरादा रखता है। तो कुल मिला के इसमें इतना याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोन किसकी है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, और अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का ये घोषित वो बना रहा है उपग्रह। अगला टॉपिक देख लेते हैं, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। तो इसे किसने जारी किया है, इसे संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय, ठीक है, UNODC ने जारी किया है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कहा गया है कि 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु, तो सबसे अधिक प्रभावित पशु रहा है गैंडा, और वनस्पति प्रजाति की बात करें तो इसमें रही है देवदार, ठीक है। आगे इसमें क्या दिया है
कि पशु प्रजातियों का अवैध वन्य जीव व्यापार बाजार, गैंडे के सींग 29%, पेंगोलिन के शल्क 28%, हाथी दांत 15%। पादप प्रजातियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा देवदार 47%, उसके बाद शीशम और उसके बाद अगरवुड। अब विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में, ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन यानी साइट्स में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर अद्यतन ध्यान केंद्रित करती है। तो आपने ये याद रखना है किसने जारी किया है, उसका हेडक्वार्टर आपने देख लिया। बाकी सबसे जो प्रभावित पशु में तो वो है गेंडा, और जो वनस्पति में देखें तो वो है देवदार। तो ये चीज़ें याद रखनी है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल, शोधकर्ताओं ने यूकाटान प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर, यह भी लोकेशन याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी तट पर, मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में, तो चेतुमल खाड़ी कहाँ है, ये मैक्सिको में है, विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे क्या नाम दिया गया है, तामजा ब्लू होल कहा जाता है। ठीक है, तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट यानी 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। ठीक है, फिर अब ब्लू होल होता क्या है, तो ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके आधार शैल, चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बने होते हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया, मतलब इसके स्कोर में गिरावट आई है। अब ये जारी कौन करता है, जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, ये प्रकाशन है, इसका प्रकाशक है ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये जो इंडेक्स है इसको जारी करता है। इसके अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों में भारत की रैंक 2023 में 161, तो ये आपने याद रखना है। जो 2023 में भारत की रैंक कितनी थी, 161, और 2024 में जो रैंक हुई है ये 159 है, और ये कितने 180 देशों में है। ठीक है, तो 2023 में ज़्यादा थी, 2024 में इसमें गिरावट हुई है, मतलब ये भारत 159 पे आ गया है, तो इसकी रैंक सुधरी है। और स्कोर में कमी हुई है, मतलब स्कोर में गिरावट है, बाकी रैंक तो अगर नीचे गिरी है तो ये वृद्धि मानी जाएगी। ठीक है, हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। अब इसमें टॉप पर कौन है, तो टॉप पर नॉर्वे है, नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा यानी खराब है। भारत, टर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है। जो टर्की है 158 पे, पाकिस्तान 152 पे और श्रीलंका है 150 पे। और ये इसके आधार क्या हैं, तो एक तो ये सामाजिक सांस्कृतिक आधार है इसका, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा, मतलब 5 प्रमुख संकेतकों पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है, इसको जारी करता है यूएन डेसा। ठीक है, यूएन डेसा जारी करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग। इसने कहा है कि 11 जुलाई को ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। ठीक है, भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, थोड़े ये भी टॉपिक देख लेते हैं, आंसर राइटिंग और उसमें काम आ जाएंगे। तो वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन की उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में ये 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। यानी 2080 तक देखिए 10.3 बिलियन हो जाएगी, शिखर पर पहुंचेगी ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें गिरावट होगी और सदी के अंत तक यानी तो ये 10.2 बिलियन जनसंख्या पहुंच जाएगी। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारत के संदर्भ में देखें तो 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब 145 करोड़ हो जाएगी। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद 12% की कमी आएगी। 2060 के बाद 12% की कमी आएगी। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। आगे क्या देखते हैं, हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ पहुंच गई है, और भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा जो है ये 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच का है। तो ये डेटा है ये सारे, इसलिए मैंने इनको कवर कर लिया। आप इनको आंसर राइटिंग और ऐसे में कोट कर सकते हैं। बाकी अनुच्छेद 244A इसकी बात की गई है, इसको देख लेते हैं। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में
सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का वादा किया था। अनुच्छेद 244A को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, ये 22वें संविधान संशोधन से आया। यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है। तो ये आपने याद रखना है, जो स्वायत्त राज्य का प्रावधान है वो छठी अनुसूची में है, वो 4 स्टेट हैं उन पे लागू होता है। ठीक है, AMTM। फिर संविधान की छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244A में क्या अंतर है? जो छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं, वे कानून प्रवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244 क्या कहता है? जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। तो छठी अनुसूची और आर्टिकल 244A में ये प्रमुख अंतर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो ये कौन जारी करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है और इसमें ये बोला गया है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो धीमा हुआ है। 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है, 2017 के बाद। ठीक, वर्ष 2023 में भारत की यूनिकॉर्न की संख्या कितनी थी? 67 थी। 2022 में संख्या 68, ठीक है, से एक कम है। 2022 में 68 थी, 2023 में 67 है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। तो नंबर 1 पर आपका USA हो जाता है, नंबर 2 पर हो जाता है चाइना, ठीक है, नंबर 3 पर आ जाता है यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया। अब इसमें यूनिकॉर्न क्या होते हैं? तो यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, यानी लिस्टेड नहीं है। आगे देख लेते हैं भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत की जाती, खर्च होती है, तो ये तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत चौथे स्थान पर है वर्ल्ड में। पवन ऊर्जा के मामले में बात की जाए तो चौथे नंबर पर है। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये किसका डेटा है? इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार ये डेटा दिया है। आप इसे कोट कर सकते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इसे कोट कर सकते हैं। फिर भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ गई है और 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित से अधिक दो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है। तो ये सब दिया है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य देख लेते हैं जो भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य हैं। इसमें क्या है कि भारत 2030 तक 500, ये टारगेट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने याद रखना है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। वर्ष 2030 तक, ठीक है, 30 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। नेट जीरो ये वाला पूछा भी गया तो 2070 तक है। फिर 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। तो ये चारों डेटा आपने याद रखने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टेशन शिव शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के स्टेशन शिव शक्ति नाम को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। स्टेशन शिव शक्ति नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रकृति के द्वैत को दर्शाता है। ठीक है, जो पुरुष और स्त्री दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब शिव शक्ति बिंदु की बात करें तो ये निर्देशांक आप छोड़ दीजिए, बाकी ये देख लीजिए कि चंद्र क्रेटर मैनिजनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच में स्थित है। जो चंद्र क्रेटर है ये मैंजिनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच में स्थित है। ठीक है, ये शिव शक्ति बिंदु। 23 अगस्त 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था। ठीक है, जहां पर चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसका नाम तिरंगा पॉइंट है। और चंद्रयान 1 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या है? जवाहर पॉइंट का सुझाव दिया था APJ अब्दुल कलाम ने। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे गगनयान मिशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो चयनित अंतरिक्ष यात्री हैं उनके नाम याद रखना है। प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है। कौन कौन है? प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 लोग हैं, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत और शुभांशु। ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के
पद पर हैं। गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल हैं। गगनयान कार्यक्रम में होगा क्या, तो ये आपने याद रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न पृथ्वी कक्षा में, ठीक है, अल्पावधि में लो अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। पहला मानव रहित गगनयान 1 मिशन अंतरिक्ष मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत तक भरेगा और गगनयान के सभी मिशनों के लिए जो इसरो अपना LVM-3 रॉकेट का यूज़ करेगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि LVM-3 रॉकेट का ही यूज़ किया जाएगा गगनयान के सभी मिशनों में, बस ये याद रखना है। अगला है नीतीश डिवाइस। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। कौन सा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? नीतीश नॉवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है। तो ये नीतीश का फुल फॉर्म है, नॉवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। नीतीश डिवाइस को IIT पटना के सहयोग से निर्मित किया गया है। यह एक अलर्टिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से 30 मिनट पहले ही आपदा की सूचना मिलने लगेगी, जिससे व्यक्ति सतर्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024, इसकी बात करते हैं। तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई है, जो 54वीं वार्षिक बैठक हुई है, वो कहाँ हुई है? दावोस में हुई है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस में हुई है। इसके मुख्य बिंदु हैं कि पूरे विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में दोगुनी बढ़ी है, जो 4 साल में कई बड़े देश के GDP वृद्धि से ज़्यादा है। वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है। विश्व के 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में है। अगले 229 साल तक दुनिया से गरीबी नहीं मिटाई जा सकेगी। ये डेटा आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं, तो इस पर क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। असमानता इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो यहाँ जितने डेटा हैं ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी 4 और 5 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। भारत में इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं उन्हें देख लेते हैं कि भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितनी हो गई है? 11.28% हो गई है। इसका ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। राज्य स्तर पर बात की जाए तो सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ठीक है, ये याद रखना आपने। बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा है। तो इसका मतलब है पहले नंबर पर आपका यूपी हो जाएगा, सेकंड नंबर पर बात करें तो बिहार हो जाएगा और थर्ड नंबर की बात करें तो MP हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना आपने। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें क्या है कि MPI के लिए नोडल MPI यही है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो MPI के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय MPI का दूसरा संस्करण जारी जुलाई 2023 में जारी किया और यह रिपोर्ट पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम क्या है? यह स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ठीक है। अब ये जो डेटा है इसको छोड़ देते हैं, बाकी ये देख लेते हैं कि रिपोर्ट की मुख्य बातें ये हैं। 2015-16 और 19-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट आई है और शहरी क्षेत्रों में 8.65% से 5.27 गरीबी की % की गिरावट आई है। तो कुल मिला के इसमें यही था, ठीक है। सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन, तो बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा कहाँ है? एक तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश में, ठीक है। और बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी कहाँ हुई है? तो सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, अभी ऊपर देखा था, फिर बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर ओडिशा और उसके बाद राजस्थान। केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में MPI मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई है। अब बात अगर चुनावी बॉन्ड की करें तो ये हॉट टॉपिक था, इसे देख लेते हैं। तो राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है जिसे 2017-18 के बजट में, ठीक है, 2017-18 के बजट में आया था ये और 2018 में लॉन्च किया गया। ADR बनाम UOI यानी यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखना आपने, ADR बनाम UOI किससे रिलेटेड है ये केस? तो ये चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने किस आधार पर अनुच्छेद 19(1)A में
निहित मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। अनुच्छेद याद करिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अब चुनावी बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। तो चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। और ये स्टेट बैंक इसके लिए थी, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक से ही हो सकता था। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा से 1,000 रुपये, 10,000, 1 लाख आदि के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता था। ठीक, तो ये हो गया। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था। 15 दिनों की समय अवधि थी कि 15 दिन के अंदर जाके SBI में आप यहाँ से इसको भुना लें, अपने अकाउंट में करा लें, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम RP एक्ट 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान किया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड कब जारी किए जाते थे? एक तो जनवरी, फिर अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए, और लोकसभा चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों की खरीद के लिए उपलब्ध थे। तो अभी तो ख़त्म हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ये ध्यान देने वाला था, ठीक है। अब आ जाते हैं CMS COP14 पर। ये इंपॉर्टेंट है। COP14 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित हुई है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन यानी CMS की 14वीं बैठक आयोजित की गई, और इसका स्लोगन क्या था? प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती है। CMS के बारे में बात करते हैं तो प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिक और विभिन्न हितधारकों का ये त्रैवार्षिक आयोजन है, ठीक है, त्रैवार्षिक है। फिर इसमें आगे क्या है? इसमें आगे दिया है कि यूनेप के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। तो इसे याद रखिएगा, CMS जो है वो बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में भी जाना जाता है, और यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुआ था। भारत ने 1983 में गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। तो ये जो है याद रखना है कि जो गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है उसमें भारत हस्ताक्षर करता है, लेकिन जो कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते हैं उन पर भारत हस्ताक्षर करता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 क्या कहता है कि संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियाँ। परिशिष्ट 2 कहता है प्रवासी प्रजातियाँ जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में COP13 की मेजबानी की थी, और COP14 अब ये हो रही है, ये यही CMS जो हो रही है, ये हो रही है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। फिर COP14 के परिणाम क्या आए हैं? तो इसमें बोला गया है कि पारिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी GPEC की शुरुआत की गई है, ठीक है। इसकी GPEC की शुरुआत की गई है। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया है जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल की गई हैं। 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई है। मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक पहल पर समझौता हुआ जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। मेन चीज़ क्या है कि CMS COP15 2026 में आयोजित होगा, और कहाँ होगा? ब्राज़ील द्वारा ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आपने ये भी तो देख लिया कि एक तो हुआ ये COP13, ये इंडिया में हुई थी 2020 में, ठीक है, और ये COP14 ये अब उज्बेकिस्तान में हो रही है, और COP जो 15 है इसका आयोजन होगा ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। आगे है इनसेट 3DS सैटेलाइट। इसरो और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ, कौन है इसमें? इसरो है और प्लस IMD है आपका। तो IMD के बीच एक संयुक्त प्रयास GSLV F14 का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। ये GSLV का 16वां मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह का, पीढ़ी भी पूछ लेते हैं तो ये 3rd जनरेशन है, ठीक है, 3rd जनरेशन आपको याद रखना है। मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और महासागर सतहों की मौसम संबंधी अवलोकन और निगरानी को बढ़ाने के लिए ये डिजाइन किया गया है, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी की सतह की निगरानी करना, मौसम संबंधी महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में महासागरीय अवलोकन और उनके पर्यावरण का संचालन करना, वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करना, डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म DCP से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना, उपग्रह सहायता प्राप्त खोज और बचाव सेवाएं जो हैं ये प्रदान करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। बाकी आपने याद रखना है GSLV F14 से लॉन्च किया गया है, तीसरी पीढ़ी का है, और इसरो प्लस IMD के सहयोग से है, मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए, ठीक है। बाकी है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 10,000 जीनोम अनुक्रमण परियोजना पूरा होने की घोषणा की है।
अब ये एक प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव के संपूर्ण आनुवांशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जीनोम अनुक्रमण डीएनए या आरएनए के भीतर पाई जाने वाली आनुवांशिक जानकारी को पढ़ और व्याख्या कर सकता है। तो ये आपने याद रखना है। मानव जीनोम डीएनए से बने होते हैं। ठीक है, डीएनए से बने होते हैं। जीआईपी के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमित करने का लक्ष्य है। यह 20 राष्ट्रीय संस्थानों का संघ है। केंद्रीय समन्वयक कौन है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, ये इसका केंद्रीय समन्वयक है। इसकी घोषणा 2020 में की गई थी। इस परियोजना के तहत फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में 8 पेटाबाइट्स का विशाल डेटा सेट संग्रहित किया गया है। ये क्वेश्चन सेट भारतीय जैविक डेटा केंद्र शायद या तो 2022 या 23 में ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद। संबंधित तथ्य क्या है कि 1970 के दशक में फ्रेडरिक सेंगर ने पहली अनुक्रमण विधि विकसित की है। 1990 में मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई और 2003 में ये पूरी हो गई। भारत में CSIR ने 2009 में पहला मानव जीनोम अनुक्रमण तैयार किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसमें। अब आचार संहिता की बात कर लेते हैं। आदर्श आचार संहिता जिसे कहते हैं MCC। ठीक है, MCC 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की और आदर्श आचार संहिता लागू कर दी। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ये आप याद रखिएगा, जैसे ही चुनाव आयोग जो घोषणा करता है उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है, आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है जो बताता है कि चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कैसा आचरण करना चाहिए। मतलब MCC संविधान में नहीं दी है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है कि 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान क्या करें और क्या ना करें की एक छोटी सूची जारी की गई थी। MCC को, ये इंपॉर्टेंट है, हरबंस सिंह जलाल बनाम UOI यानी यूनियन ऑफ इंडिया केस 2001 में न्यायिक मान्यता मिली है। तो ये केस किससे रिलेटेड है, MCC। ठीक है, आदर्श आचार संहिता से। हरबंस सिंह जलाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस है। इसकी विशेषताएं क्या है कि यह लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान लागू होता है। जनमत और एग्जिट पोल का विनियमन किया जाता है। सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध होता है। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। स्थायी समिति ने 2013 में आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की थी। अगला टॉपिक देख लेते हैं, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान ने। इसमें जो डेटा है वो आप आंसर राइटिंग ऐसे में कोट कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं। 62% अकुशल आकस्मिक कृषि श्रमिकों और निर्माण क्षेत्र के 70% श्रमिकों को 2022 में निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में रोजगार के परिणाम खराब हैं। भारत में 2030 तक लगभग 40% प्रवासन दर होने की उम्मीद है और शहरी आबादी 607 मिलियन तक पहुंच जाएगी। निर्माण क्षेत्र उच्च रोजगार लोच बनाए रखता है। ठीक है, शिक्षित युवाओं ने बेरोजगारी के बहुत अधिक स्तर का अनुभव किया है और फिर से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। केवल 4% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, है ना। आगे देख लेते हैं, कच्छातीबू द्वीप विवाद। प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में इस बात को उजागर करने के बाद यह द्वीप चर्चा में है। अब क्यों है चर्चा में वो तो पता चल गया है, क्या इसके बारे में तो देख लेते हैं कि 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये बना था, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप कच्छातीबू द्वीप बना है। ये पाक जल संधि में स्थित निर्जन द्वीप है, 285 एकड़ में विस्तृत है, भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर है और रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेल्फट द्वीप से, ठीक है, 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ सेंट एंथोनी चर्च है जो 20वीं शताब्दी में बना था। प्रारंभ में यह रामेश्वरम के रामनाथ साम्राज्य के स्वामित्व में था। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत 1974 में भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। ठीक है, और 1976 में इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के अपने अधिकार क्षेत्र को भी छोड़ दिया। एक ये एक्स्ट्रा जानकारी दी है कि सेंट एंथोनी को मछुआरों का संरक्षक संत माना जाता था। उनका जन्म 1195 में लिस्बन, ठीक है, पुर्तगाल की कैपिटल है जो, वहाँ हुआ था। तो ये हो गया सेंट एंथोनी के बारे में थोड़ा सा इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगला देख लेते हैं, इंडिया AI मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, AI नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में AI के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना। अब ये अप्लाइड पार्ट होता है, इसमें तो आप डी मार देंगे, उपरोक्त तो सभी तो भी काम हो जाएगा। बाकी विज़न क्या है कि भारत में AI बनाना है और AI को भारत के लिए काम करना है।
नोडल मंत्रालय कौन है इसका? माइटी है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसकी नोडल मंत्रालय है। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। मंत्रालय हो गया आपका माइटी। मिशन के घटक क्या हैं कि 10,000 से अधिक जीपीयू या उससे अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल, ठीक है, मल्टी मॉडल एलएमएम के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। बाकी कुल मिला के इतना ही था। आगे देख लेते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, कई पीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया है इस इंडेक्स के बारे में। तो ये चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। ठीक, इसे नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी के साथ किया है। नीति आयोग प्लस यूएनडीपी इसके साथ जारी किया है। यह पहला संस्करण इसका 2018 में जारी किया गया था। अब जो आया है ये चौथा संस्करण है। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेतक, लक्ष्य 17 इसमें शामिल नहीं है। देश के लिए कुल एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है। 2020-21 में कितना था? 66 था। तो यानी स्कोर में भी वृद्धि हुई है। उत्तराखंड और केरल, अब राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ राज्यों में शीर्ष पर है। ये आपने याद रखना है। एक तो उत्तराखंड और केरल, उत्तर भारत में उत्तराखंड और दक्षिण भारत में केरल। अगर समग्र रूप से देखें तो उत्तराखंड और केरल जो है वो संयुक्त रूप से टॉप पर हैं, जबकि चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ यूटी में शीर्ष स्थान पर है। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, जो सेकंड लास्ट है वो झारखंड है और सबसे लास्ट जो है वो बिहार है। अगर यूटीज़ में बात करें तो 65 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर कौन है? लद्दाख। 2018 से सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य कौन है? एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा उत्तराखंड और सिक्किम है। कुल 32 राज्य यूटी, ठीक है, कुल 32 राज्य और यूटीज़ में अग्रणी श्रेणी स्कोर कितना है? 65 to 99 इसमें है। ये प्रदर्शन श्रेणी 50 से 64 में 4 राज्य हैं। कौन से? बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय। पूछ सकते हैं कि जो बिहार है वो किस, तो ये बिहार जो है ये भी प्रदर्शन श्रेणी में शामिल है। आकांक्षी, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि आकांक्षी और अचीवर श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अचीवर श्रेणी और आकांक्षी श्रेणी में कोई भी राज्य या यूटी नहीं है। एसडीजी 1 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु है और बिहार इसमें अंतिम स्थान पर है। एसडीजी 2 की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल है और बिहार इसमें अंतिम स्थान पर है। यानी 1 और 2 में बिहार अंतिम स्थान है। बाकी अगर टॉप की बात की जाए तो 1 में तमिलनाडु है और 2 में केरल है। आगे बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। मार्च 2022 में श्रीलंका में आयोजित 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी हमें यहाँ पे सिर्फ बिम्स्टेक देखना है। इस संगठन में बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित 7 सदस्य देश शामिल हैं। कितने मेंबर हैं? 7 कंट्री हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। दिसंबर 1997 में म्यांमार और 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के बाद इसे शुरू में बिस्ट ईसी कहा जाता था, बिस्ट एक्ट, और बाद में इसे बिम्स्टेक कहा जाने लगा। ठीक है, तो पहले आपने ये याद रखना 1997 में म्यांमार आया, उसके बाद 2004 में भूटान और नेपाल इसमें ऐड हुए। अब बैंकॉक घोषणा किससे रिलेटेड है, किस संगठन से? तो ये याद रखना बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये 1997 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो बैंकॉक घोषणा किससे रिलेट करती है? बिम्स्टेक से। आगे देख लेते हैं। आगे है, अब बिम्स्टेक सचिवालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का सचिवालय है ढाका में और ये 2014 में स्थापित किया गया था। इसके महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। इजराइल हमास युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दिया है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। ठीक, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, इसका क्या है कि हमास ने इजराइल पर हमला किया। फिर ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, तो इजराइल ने हमास पर जवाबी हमला किया। ठीक, ये 2 ऑपरेशन है। अब तीसरा ऑपरेशन क्या है? अजय। ठीक है, तो भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। क्रोनोलॉजी आप समझिए। ठीक है, हो रहा है ऑपरेशन। तो इसके बाद क्या है कि हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। ये हमास की बात है। राफा क्रॉसिंग बहुत न्यूज़ में रही है। तो राफा क्रॉसिंग क्या है? ये गाजा का दक्षिणी भाग भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। किसके बीच में है? इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। गाजा का दक्षिणी भाग है, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। देशों की बात की जाए तो इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है और ये गाजा का दक्षिणी भाग है। अल अक्सा मस्जिद
पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है। मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कुछ संबंधित तथ्य, मतलब कैसे क्या मामला हुआ, कैसे युद्ध उसको देख लेते हैं। 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ, कई युद्ध लड़े। कैसे? 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ, 1956 में स्वेज संकट, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध। इजराइल ने पश्चिम तट, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, गोलन हाइट्स सीरिया से और सिनाई प्रायद्वीप मिस्र से। तो गोलन हाइट किससे लिया है? सीरिया से लिया, ये आपने याद रखना है। सिनाई प्रायद्वीप किससे लिया? मिस्र से। इस पर नियंत्रण कर लिया। अब यह है योम किप्पुर युद्ध 1973। इसे रमजान युद्ध और अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। मिस्र और सीरिया ने सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स को वापस लेने का प्रयास किया। ये था योम किप्पुर युद्ध के तहत। फिर आया कैंप डेविड समझौता 1978 में। इजराइल और मिस्र के बीच शांति संधि हुई। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस कर दिया। इजराइल और मिस्र के बीच में हुई है, जबकि तीसरा इसमें कौन था? सीरिया भी था, जिसका गोलान हाइट अभी इजराइल के पास है। फिर ओस्लो समझौता होता है, कब होता है? 1993 में। इसमें कहा गया 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन। भारत 2 राज्य समाधान के पक्ष में है। ठीक। फिर आ जाता है 26 अक्टूबर 1994। इसमें इजराइल और जॉर्डन ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इंतिफादा 1987-1990 तक पहला इंतिफादा और 2000-2005 तक दूसरा इंतिफादा। इंतिफादा का अर्थ क्या होता है? ये यहाँ दिया है, इजराइल के खिलाफ तीव्र फिलिस्तीनी विरोध की अवधि। यह है इंतिफादा, यानी फिलिस्तीनियों ने विरोध किया इजराइल का। ठीक है, तो यह है इंतिफादा। फिर 6 दिसंबर 2017 को यूएसए ने औपचारिक रूप से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। अब्राहम अकॉर्ड, ये पूछा भी गया है। तो अब्राहम अकॉर्ड में कौन कौन से देश हैं? एक तो इजराइल है, यूएई है और बहरीन। ठीक है, इजराइल, यूएई और बहरीन है अब्राहम अकॉर्ड, और ये 2020 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये पूरी घटनाक्रम है जो उनके युद्ध का अभी आजकल चल रहा है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। मान लीजिए कहीं पीसीएस वगैरह में अगर पूछ लिया जाए मेंस के क्वेश्चन में, तो आप क्रोनोलॉजी बता के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। राम मंदिर के बारे में देख लेते हैं। पूरी पृष्ठभूमि हम नहीं देखते हैं, जो राम मंदिर की विशेषताएं हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये देख लेते हैं हम। ये पारंपरिक नागर शैली में निर्मित है। वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ इसे डिजाइन किया है। लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा निर्मित है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। 5 मंडप हैं। मंडप कितने हैं? 5 हैं। आपने यहाँ नाम याद रखना है। एक नृत्य मंडप, फिर रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन। मंदिर 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। 392 दरवाजे खंभे नहीं पूछेंगे भाई, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। बाकी लंबाई 380 फीट, पूर्व पश्चिम, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। ठीक है, तो मंदिर की लंबाई ज़्यादा है बजाय चौड़ाई के। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप है, जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्यदेव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर हैं। सूर्यदेव हैं, देवी भगवती हैं, भगवान गणेश हैं और भगवान शिव हैं। ठीक है, बाकी भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया था, जबकि निर्मित जो अरुण योगी राज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति है उसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। तो ये जो 5 भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप स्थापित किया गया है गर्भगृह में, ये 51 इंच का है। ठीक है, और इसे किसने बनाया है? अरुण योगीराज ने। फिर है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की। जननायक के रूप में लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। बाकी यार 5 लोगों को मिला है, सबके बारे में हमें जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बाकी हम भारत रत्न देख लेते हैं बस। भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। अब इनमें से कौन है? एक तो कर्पूरी ठाकुर हो गए, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और 5वां MS स्वामीनाथन को। ठीक है, अधिकतम 3 दिए जा सकते हैं किसी विशेष वर्ष में, लेकिन इस बार 5 दिए गए। कारण क्या है वो तो सभी को पता है। तो ये सारी चीज़ें 5 वाला मामला देख लीजिए। ठीक है, 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है, कोई पैसा वैसा नहीं देते इसमें। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है।
1954 में पहले प्राप्तकर्ता कौन है? पहले याद रखना है, पहले प्राप्तकर्ता है 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ठीक। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49 नंबर के ये पर्सन है कर्पूरी ठाकुर। और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 50वें नंबर के हैं। ठीक है, जिन्हें जिन्हें नंबर देख लेते हैं। 50वें नंबर के लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, इनके बारे में नहीं जानेंगे ज़्यादा। भारत और ये 91, ठीक है। 51 नंबर पर कौन है? ये चौधरी चरण सिंह 51 नंबर पर हैं, चौधरी चरण सिंह। फिर आगे की बात, और ये 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने और इन्होंने भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक, बाकी छोड़ देते हैं। फिर 52 नंबर पर कौन है? ये हैं वेंकट नरसिम्हा राव, भारत रत्न पामुला पार्टी वेंकट नरसिम्हा राव, इनका नाम याद रखिएगा। ये 52 नंबर पे नाम ऐसे पूछ सकते हैं क्रोनोलॉजी कि 49 पे कर्पूरी ठाकुर, 50 पे लाल कृष्ण आडवाणी, 51 पर ये क्या नाम है चौधरी चरण सिंह, 52 पर नरसिम्हा राव और 53 पर कौन आ जाएगा? MS स्वामीनाथन। ठीक है, 53 पर ये आ जाएंगे MS स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 16वां वित्त आयोग, इसे देख लेते हैं। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। भारत की राष्ट्रपति की मंजूरी से, किसकी मंजूरी से होता है? राष्ट्रपति की मंजूरी से होता है। ये छोटे छोटे टर्म याद रखने हैं। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे ये। ठीक है, सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे, ये इनके सचिव हैं। अगर सदस्य की बात कर ले, मूड खराब हुआ, कुछ भी पूछ सकता है अंदर का, तो सदस्य अजय नारायण झा, सौम्यकांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं मनोज पंडा। इसका कार्य क्या है? कार्य सबको पता है, बाकी देख लेते हैं कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है, केंद्र राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना, और ये सारी चीज़ें वो आपने पढ़ी होंगी। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना है। बाकी 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, अगर फुल फॉर्म आ जाए तो भूलिएगा नहीं, नंद किशोर सिंह नाम है इनका। ठीक है, NK सिंह। इसकी अवधि कितनी थी 15वें वित्त आयोग की? 2020-21 से 2025-26 तक की। फिर 16वें वित्त आयोग की बात करें तो ये 5 साल की अवधि क्या है इनकी? 2026 से 2031 तक, ठीक है, के लिए गठित किया गया है। और इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का 1 पद भी सृजित किया गया है। करते रहिए। बाकी विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा, ये अभी न्यूज़ में बहुत था। ठीक है, ये चुनाव के दौर में विशेष राज्य के लिए खूब लड़ाई भी हुई है। तो क्या है विशेष राज्य के लिए मानदंड, उन्हें देख लेते हैं। विशेष राज्य के लिए मानदंड ये है कि पहाड़ी और कठिन इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान होना चाहिए, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति। उपरोक्त मानदंड जो है वो गॉडगिल फार्मूला पर आधारित हैं। तो ये याद रखना है, अगर विशेष राज्य के लिए मानदंड, आपने पहली चीज़ ये याद रखना है। दूसरी, ये किस पे आधारित हैं? ये गॉडगिल फार्मूला पर आधारित हैं। ठीक है, गॉडगिल फार्मूला पर आधारित हैं विशेष राज्य के मानदंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। विशेष राज्य अगर मिल जाएगा, ठीक है, तो क्या लाभ होंगे? तो ये होगा कि जो सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड होती हैं केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। कभी कभी ये 60-40, अभी क्या होता है अगर नहीं मिला है, या तो 60-40 होता है या 50-50 होता है। तो ऐसे मिल जाएगा अगर, तो इन्हें 90% केंद्र वहन करेगा। खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती हैं, जैसे कि कारपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत मिल जाती है। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी इनके पास जाता है। वर्तमान में जो स्पेशल स्टेट का दर्जा किनके किसके पास है, ये देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 7 सिस्टर के पास तो है ही है, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। अलग से उनकी बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देख लेते हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी भैया, ये याद रखना कि विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का भी सुझाव दिया। तो विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त कब हुआ? 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022। दिसंबर 2023 में NCRB ने 2022 के लिए भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की है और इसमें क्या बोला गया है, ये जो मुख्य बातें हैं ये आपने याद रखनी है। ठीक है, प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। ठीक,
फिर आगे है 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए। 2022 में प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध दर 66.4 थी। ठीक है। दिल्ली देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में शीर्ष पर है। ठीक, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? दिल्ली में। जबकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में सबसे आगे है। SC ST के खिलाफ अपराध के मामले में 3 प्रमुख राज्य, पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और तेलंगाना। कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में उभरा है। अब शायद नया डेटा आएगा तो यहाँ मामला अलग हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद पुणे और हैदराबाद, यानी लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में जो उभरा है कोलकाता, उसके बाद पुणे और हैदराबाद। महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। NCRB की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। NCRB ने 4 रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। पहली, भारत में अपराध, दूसरी, भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं, जेल सांख्यिकी, और चौथी है गुमशुदा महिलाएं और बच्चों पर रिपोर्ट। तो ये 4 रिपोर्ट NCRB जारी करता है। COP 28 के बारे में देख लेते हैं। 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ हुआ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। इसके 4 स्तंभों के अंतर्गत शामिल है। पहले स्तंभ में क्या चीज़ें हुई हैं कि 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% से दोगुनी होकर 4% से अधिक हो जाएगी। तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर, ठीक है, तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर के 52 हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ्रांस के नेतृत्व में, ये आपने याद रखना है कि फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है। कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर फ्रांस के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है, जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरे में क्या कहा गया है कि हानि एवं क्षति यानी लॉस एंड डैमेज फंड का संचालन हुआ। ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग प्लेज 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन में 68% की कमी के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2050 तक 68% कमी के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है, ये आपने याद रखना है। ग्लोबल कूलिंग प्लेज में भारत शामिल नहीं हुआ है। तीसरा स्तंभ क्या है कि सतत कृषि, लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा का शुभारंभ। इसके बाद जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप CHAMP लॉन्च किया गया है। ठीक है, चैम्प लॉन्च किया गया है जलवायु कार्रवाई के लिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे है चौथा स्तंभ। तो इसमें कहा गया हर चीज़ को पूर्ण समावेशिता के साथ रेखांकित करना। युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति हुई है। COP 28 जेंडर रेस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की गई है। ठीक, COP 28 में ये लॉन्च की गई है। जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति हुई है। इसके अलावा नोट में क्या है, एडिशनल दिया है कि COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान और लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी दी गई है। इस कोष में UAE ने $100 मिलियन, यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन, USA ने $17.5 मिलियन एवं जापानी, ठीक है, $10 मिलियन योगदान देने का वादा किया है। सबसे ज़्यादा कौन पैसा दिया है? यूरोपीय संघ ने। और इसका प्रबंधन कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। COP 28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में COP 33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में कराने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, तो COP 33 का प्रस्ताव दिया है नरेंद्र मोदी ने दुबई में। COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के PM, स्वीडन, मोजाम्बिक, ठीक है, और यूरोपीय परिषद, इनके साथ मिलकर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कौन कौन थे? एक तो थे ये आपके स्वीडन के, दूसरे मोजाम्बिक के, फिर यूरोपीय परिषद के। इन 3 लोगों के साथ मिलकर इन्होंने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। फिर अगला आ जाता है PM जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है। ये कब शुरू की गई? 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस पर शुरू किया गया। तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में। ठीक है, यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। 9 मंत्रालय और 11 महत्वपूर्ण कार्य। अवधि 2023 से 2025-26 तक, 2023-24 से 2025-26 तक, परिव्यय जितना मन हो उतना कर लें। उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। और जो फोकस है वो कौन से हैं? ठीक है, ये देख लेते हैं। एक, पक्के मकानों का प्रावधान, मोबाइल टावरों की स्थापना, पाइप से जल आपूर्ति, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, संपर्क सड़कें, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ, छात्रावासों का निर्माण,
व्यावसायिक शिक्षा कौशल को बढ़ावा देना, 0.3 किलोमीटर सौर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान। मतलब कुल मिलाकर बिपाशा पर ध्यान है, यानी बिजली पानी सड़क। ठीक है, बिपाशा पर ध्यान है, बिजली पानी सड़क, ये आपने याद रखना है। आगे देख लेते हैं। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं। ठीक, इसमें यह बोला गया अधिनियम के तहत छूट क्या दी गई है कि रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि, गतिविधियां चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य, ये सारी चीज़ें हैं। और इस वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया गया है, वन संरक्षण अधिनियम 2023। ठीक, आगे बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना जारी की और गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, 13.07 करोड़। ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, बाकी ये देख लेंगे जाति और आबादी प्रतिशत में। तो सबसे ज़्यादा जो जाति वहाँ है वो है यादव, 14.26%। उसके बाद रविदास, फिर कोयरी, ब्राह्मण, फिर राजपूत, मुसहर, भूमिहार, कुर्मी, मल्लाह, बनिया, कायस्थ। जो सबसे कम है वो है कायस्थ। ठीक है, सबसे ज़्यादा है यादव। टॉप 3 देख लेते हैं, तो यादव, रविदास और कोयरी। ठीक है, ये टॉप 3 हैं, यादव, रविदास और कोयरी। और सबसे कम में देखेंगे तो कायस्थ। अब ये देख लीजिए कि अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। किसका विषय है? ये संघ का विषय है। ठीक है, संघ सूची में आता है जनगणना। यहाँ पे जो थोड़ा सा डेटा है इसे देख लेते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा यानी EBC 36.01%, BC 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा है EBC और सबसे कम है अनुसूचित जनजाति। आखिरी बार SECC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में देख लेते हैं। इस पर UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था इस साल। यह 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। ठीक है, अधिनियम नंबर क्या है? 106। और अगर बिल की बात की जाए तो 128 नंबर का बिल है। ठीक है, बिल है 128 और अगर एक्ट की बात की जाए तो यह है 106। यह लोकसभा कहाँ लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। ठीक, अगर यहाँ पुद्दुचेरी आ जाए तो ये गलत हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC और ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएंगी और आरक्षण 15 वर्षों के लिए शुरुआत में दिया जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। और ये 2029 से शुरू हो रहा है। ठीक है, आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया है 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 170(3) और 82 में संशोधन किया जाएगा परिसीमन के लिए, क्योंकि आर्टिकल 82 किससे रिलेटेड है? परिसीमन के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया था कि भारत में अभी तक कितनी बार परिसीमन किया गया है? तो 4 बार हुआ है। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया, बाकी 454 ने इसका समर्थन किया था। अब आगे देख लेते हैं G20 दिल्ली घोषणा। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप तैयार हुआ। ठीक है, महिला सशक्तिकरण कार्य समूह निर्माण किया गया। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हुई। 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार UNGA यानी UNGA, ठीक है, महासभा, UNSC सुधार पर समझौता, अफ्रीकी संघ शामिल हुआ, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन हुआ, ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, G20 में थोड़ा सा यहाँ फैक्ट दिया है कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? एशियाई वित्तीय संकट के बाद G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। PM विश्वकर्मा योजना देख लेते हैं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों की सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में, कहाँ की है? नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। नोडल एजेंसी कौन है इसकी? MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अवधि क्या है इसकी? वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक। ठीक है, उद्देश्य है कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, विपणन समर्थन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड। पात्रता क्या है? न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ठीक है, पात्रता है न्यूनतम आयु 18 वर्ष। लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर, शिल्पकार, ये शामिल हैं। 2024-25 के बजट में 4824 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, अभी जो हाल में बजट आया है।
अब देख लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। यह चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की जगह लेगा, ठीक है, उनकी जगह पे लेगा। सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति, इसमें कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो जो चयन समिति होगी उसमें 3 जन होंगे, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, दूसरा प्रधानमंत्री अगर किसी कैबिनेट मंत्री को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। इसकी सिफारिश, इनकी चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी सीईसी और ईसी की नियुक्ति। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति यानी सर्च कमेटी चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। मतलब ये जो पहले खोज समिति है ये जो है 5-6 नाम लेके आएगी, फिर ये चयन समिति को देगी, फिर चयन समिति में जो 3 जन हैं ये मिलकर तय करेंगे और फिर राष्ट्रपति द्वारा इनकी वो मतलब नियुक्ति की जाएगी। सीईसी और ईसी का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। ये आपने याद रखना है, किसके बराबर होगा? कैबिनेट सचिव के बराबर, सीईसी और ईसी दोनों का। पहले यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर था। ये विधेयक में बात की गई है। इससे पहले अनूप बर्णवाल बनाम यूओआई यानी यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति ईसी और सीईसी की नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेंगे और सलाह समिति में कौन होगा? प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल रहेंगे। पहले ये बोला गया था इस मामले में अनूप बर्णवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। कंपनी की श्रेणियां अब 3 हैं, ताकि ये देख लेते हैं कि 3 अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कौन सी? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। 13 महारत्न कंपनियां हैं और 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अभी कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 13 हैं, और जो नया है 13वां महारत्न बना है ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत में 21 नवरत्न कंपनियां हैं और 21वीं बनी कौन सी है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 13 महारत्न है और 13वीं बनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक। और अगर ये बात की जाए 21 नवरत्न है और 21वीं बनी कौन सी है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। महारत्न के लिए दर्जा क्या है? कि उन्हें नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, 3 साल का, ठीक है, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, औसत सालाना टर्नओवर। और अगर औसत वार्षिक नेटवर्थ की बात की जाए तो ये 15,000 करोड़ होना चाहिए। कर पश्चात यानी कर देने के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए। अब नवरत्न की मानदंड क्या है? कि मिनी रत्न 1 अनुसूची ए का दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों में रेटिंग अच्छी उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संकेतकों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर हो। तो बस इतना ही है। एमएसपी देख लेते हैं। एमएसपी के बारे में बहुत सारी ये शर्तें वगैरह यार हम नहीं देखने वाले। बाकी क्या है कि 1966-67 में केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई थी, ठीक है, 1966-67 में। और ये बुआई की शुरुआत में, मतलब फसल बुआई के पहले इसकी घोषणा की जाती है CACP की सिफारिश पर, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर। बाकी गन्ने के लिए क्या होता है? FRP होता है, ठीक है। बस इतना आपने पढ़ रखा होगा। और 23 फसलों के लिए होता है। बाकी भारत का नया संसद भवन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है। 75 रुपये का सिक्का साथ में जारी किया। अब ये पता नहीं मई का करंट यहाँ पे क्यों दे दिया है, देख लेते हैं। फिर भी भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। नए संसद भवन की विशेषताएं क्या हैं ये देख लेते हैं। इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। द्वार कितने हैं? 6 हैं। गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दुला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार और मकर द्वार। तो ये 6 द्वार हैं, इनका नाम याद रखना है। गज, अश्व, शार्दुला, हमसा, गरुड़ और मकर, ठीक है। शायद शार्दुल जो है वो सिंह का होता है, ठीक है, तो इसको सिंह द्वार भी हो सकता है लिख दें। शार्दुल जो है सिंह का पर्यायवाची होता है। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। और कुल मिलाकर कितनी? 1272 सीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक, जो स्थायित्व का प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ये याद रखना है आपको। अगला टॉपिक है 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट, ISAR, ठीक है। तो ये ISAR रिपोर्ट किसकी है? इसरो की है। तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM
द्वारा संकलित और 2 अप्रैल 2024 को इसरो द्वारा जारी की गई है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिसमें निजी ऑपरेटर, शैक्षणिक संस्थानों के भी उपग्रह शामिल हैं। तो इसे ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? FAO जारी करता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। यह वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति, प्रवृत्तियों और अनुमानों का विश्लेषण करती है। इसमें जो मुख्य कहा गया है कि विश्व में कुल मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। मुख्य जलीय पशु उत्पादक देश कौन है? चाइना है। मुख्य जलीय पशु उत्पादक देश चाइना, उसके बाद भारत, फिर इंडोनेशिया। ठीक, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। ये डेटा आपने याद रखना है। तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के जीवीए में 1.09% और कृषि जीवीए में 6.724 से अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का साधन है। तो कुल मिला के अगर ये मछली उत्पादन या इस पे आ जाए भारत की स्थिति, तो यहाँ पर आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। इसका कौन सा एडिशन है? ये 8वां संस्करण है। ठीक है, 8वां है। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय महुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। सर्वेक्षण का विषय क्या था? अवशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। 2024 सर्वेक्षण का विषय क्या है? काम कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये आपने याद रखना है। 2024 सर्वेक्षण का विषय है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, मतलब 2 टॉपर थे इस बार, एक सूरत और इंदौर। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों में अकेले शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहा था। सबसे स्वच्छ शहर की रैंक की बात की जाए तो इंदौर MP से, नंबर 2 पर सूरत गुजरात, नंबर 3 नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, ये यहाँ पर 2 नंबर खाली रखा गया है। यहाँ पे इन्होंने गलत दे दिया है क्योंकि इंदौर और सूरत एक ही साथ हैं। ठीक है, इंदौर और सूरत एक ही साथ हैं, 2 पर कोई नहीं है और नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक, ये इन्होंने गलत दे दिया है, ये सही कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात की जाए तो इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ठीक, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। सबसे कम स्वच्छ शहर कोलकाता पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर आसनसोल पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पर हावड़ा पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम शहर में जो 3 रैंक आए हैं, 1, 2, 3, इसमें कोलकाता के ही तीनों शहर हैं। पश्चिम बंगाल के ही तीनों शहर हैं, कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। सबसे कम स्वच्छ राज्य ये शहर। और अब राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पर मिजोरम, नंबर 3 पर राजस्थान, सबसे कम स्वच्छ राज्य के मामले में। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के सासवड़ सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। जहां 1 लाख से कम आबादी है उस शहर में महाराष्ट्र के सासवड़ को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, पाटन को दूसरा और लोनावाला को तीसरा। ठीक है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड किसे दिया गया है? नौरोजाबाद मध्य प्रदेश को। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के, जो कम आबादी वालों में नौरोजाबाद मध्य प्रदेश को फास्टेस्ट मूवर सिटी, और अधिक 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड दिया गया है पणजी गोवा को। वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है, दूसरा स्थान प्रयागराज का रहा। मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए गाना बनाया गया है, नया संकल्प है नया प्रकल्प है, नया संकल्प है नया प्रकल्प है। इसे शायद कैलाश खेर ने गाया है, श्योर नहीं हूँ, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नया संकल्प है नया प्रकल्प है, ये गाना है स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक, इसके आगे देख लेते हैं जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति हुई है, ये पूछे भी जाते हैं। तो जो जितने ये आप बोल्ड में देख रहे हैं ना, इन्हें ही कवर करने वाले हैं हम। ठीक है, कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बन गए हैं 30 अगस्त से। विदेश सचिव विक्रम मिश्री, गृह सचिव गोविंद मोहन,
ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बन गए हैं? प्रमोद कुमार मिश्र। कैग इस टाइम कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी याद रखना है, 14वें नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू। सीजीए भारत के लेखा महानियंत्रक हैं श्री एस दुबे, ये 28 नंबर के हैं। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? आर वेंकट रमड़ी, 16 नंबर के, और के वेणुगोपाल 15वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, इनकी पुनः नियुक्ति हुई है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो डीवाई चंद्रचूड़, ये हैं 50वें नंबर के। उसके उदय उमेश ललित 49 नंबर के थे। ठीक है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर। नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26 नंबर के दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेनाध्यक्ष। थल सेनाध्यक्ष जिनकी अभी नियुक्ति हुई है उन्हें देखते हैं, उपेंद्र द्विवेदी, थल सेनाध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें नंबर के हैं। ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25 नंबर के, राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अन्य सदस्य कौन है जो अभी नियुक्त हुए थे हाल ही में? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, जो लोकसभा चुनाव से पहले ही नियुक्त किए गए थे। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, क्या नाम है इनका? हीरालाल सामरिया, 12वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये, हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया भारती सयानी। ठीक, ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। आगे देख लेते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष अभी ये नियुक्त हुई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो पहले थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन। ठीक है। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह। एनटीए के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है, ये प्रदीप सिंह खारोला, ये एनटीए के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। एसएससी के अध्यक्ष बने हैं राकेश रंजन। ठीक है, एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? राकेश रंजन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के ये बने हैं अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा देख लेते हैं, जो बोल्ड है उन्हें ही देखेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये 3री बार बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह, ये एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। ये सब लेटेस्ट है इसलिए इन्हें कवर किया जा रहा है। फिर एनआईए महानिदेशक बने हैं सदानंद बसंत दाते, एनआईए के महानिदेशक सदानंद बसंत दाते। सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने हैं अनुराग कुमार, ये सीबीआई के संयुक्त निदेशक बन गए हैं। ईडी के निदेशक बने हैं राहुल नवीन। ठीक है। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, ये सीआरपीएफ के हैं। आईटीबीपी की बात की जाए तो राहुल रसगोत्रा, ये आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष। आगे देख लेते हैं, ये पूछा गया था रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष, ये आरओ में जो लीक वाला हुआ था उसमें पूछा गया था। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। फिर आगे देख लेते हैं, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला, ये पुनः नियुक्त हुए हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा के भर्तहरि महताब। ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी। ठीक है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा। ठीक है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा, और ये गुजरात से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो कुल मिला के ये इतना सब था। बाकी देख लेते हैं 2023 और 24 में प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें ही देखेंगे। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। NS राजा सुब्रमणी, ये थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। संजय भल्ला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल, ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है। रविंद्र कुमार NTPC के निदेशक बने हैं, रविंद्र कुमार NTPC के निदेशक बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं ये। ठीक है, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार मिश्रा। फिर भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है जयश्री दास वर्मा, फिक्की महिला संगठन। और फिक्की के महानिदेशक कौन है? ज्योति विज। ठीक, ये याद रखना है आपने। फिर आगे देख लेते हैं, एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष बन गए हैं। नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं नरसिंह पंचम यादव। धीरेन्द्र ओझा की बात की जाए तो ये PIB के प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। धीरेन्द्र ओझा PIB के प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक सेफाली भी शरण थी। अंतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के अध्यक्ष हो गए हैं। अतनु चक्रवर्ती भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बन गए हैं संजीव पुरी। BSNL के निदेशक इनकी नियुक्ति हुई है, BSNL चर्चा में रहा है, तो ये है सुधाकर राव पापा।
सुधाकर राव पापा बीएसएनएल के निदेशक बन गए हैं। रॉबर्ट जे रवि बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, रॉबर्ट जे रवि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मुंबई में एक तो 2 फैक्ट याद की, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके कुलपति कौन बनाए गए हैं? पहले प्रोफेसर साइमन मॉक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। धीरेन्द्र ओझा ये पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं। ठीक है, अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ, ये हाईलाइटेड रहा है, इसे याद रखना। मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बन गए हैं। मनोज मित्तल ये सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। मनोज जैन, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष। चंद्रशेखर गौरीनाथ कराहड़कर ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कपिल देव गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। विजय खंडूजा कैमरन में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक, ये याद रखना है आपको, मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक। सुबोध कुमार आयुष मंत्रालय के निदेशक। नलिन नेगी ये भारत पे के नए सीईओ बने हैं, नलिन नेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं, अमिताभ चौधरी। 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं, कौन? मनोज पांडा। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह, ये महिला हॉकी टीम के बने हैं। लोकपाल के न्यायिक सदस्य ऋतुराज अवस्थी। पीआर श्रीजेश ये एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने हैं, पीआर श्रीजेश। इन्हें आपने देखा होगा, ये हॉकी में गोलकीपर थे, इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यानी एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये किशोर मकवाना। प्रसार भारती के चेयरमैन हैं नवनीत सहगल। ठीक है, प्रसार भारती के हैं नवनीत सहगल। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी, ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो ट्राई के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? रविंद्र कुमार त्यागी। सेबी के कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव। एसएसबी के महानिदेशक बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, एसएसबी के महानिदेशक। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, भारतीय कुश्ती महासंघ बहुत हाईलाइट रहा है, तो संजय सिंह इसके जो है अध्यक्ष बने हैं। नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार नैस्कॉम के अध्यक्ष बन गए हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बन गए हैं। बार्क के बने हैं विवेक भसीन। भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? हितेश कुमार मकवाना। ठीक है, हितेश कुमार मकवाना ये भारत के महासर्वेक्षक बन गए हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र मोदी, सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? अमोल मजूमदार। फिर है सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के महानिदेशक कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ये बीआरओ के महानिदेशक बन गए हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बने हैं आर माधवन। ठीक है, आगे है पावर फाइनेंस कारपोरेशन की पहली महिला प्रमुख। पावर फाइनेंस कारपोरेशन की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं परमिंदर चोपड़ा। एलआईसी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं सिद्धार्थ मोहंती, ये एलआईसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, एनजीटी याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यानी एनजीटी के अध्यक्ष बन गए हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक एमयू नायर। भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष अजीत आगरकर। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बन गए हैं? मनोज यादव। ठीक है, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? टीवी नरेंद्र। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया। सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश। द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष बन गई हैं निर्मला लक्ष्मण। ठीक है, अब बाकी ये देख लीजिए, नाबार्ड के कौन अध्यक्ष बन गए हैं? नाबार्ड के अध्यक्ष बन गए हैं साजी केवी बन गए हैं नाबार्ड के अध्यक्ष। ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं सीईओ हैं अरुण कुमार सिंह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा यानी ओबीसी वर्ग, तो इसके बन गए हैं हंसराम गंगाराम अहीर। ठीक है, बाकी इसके अलावा बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, ये थोड़े पुराने दिए हुए हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं। हाँ, ये बस देख लीजिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बना है? अश्विनी वैष्णव, ये गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बन गए हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बन गए हैं? गौतम गंभीर बन गए हैं। ठीक है, कुछ हैं तो वो देख ही लेते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप टर्की, ये हॉकी इंडिया के बन गए हैं। ठीक है, फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? फिडे के उपाध्यक्ष में विश्वनाथन आनंद।
टेबल टेनिस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मेघना अहलावत, ठीक है, टेबल टेनिस इंडिया के रूप में नियुक्ति हुई है मेघना अहलावत की। बीएसएफ के महानिदेशक बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं, 2023-24 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए देख लेते हैं। पहला है क्लाउडिया सिनबाम, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कहाँ की हैं? मैक्सिको की क्लाउडिया सिनबाम, और ये प्रथम यहूदी राष्ट्रपति भी हैं। जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ये कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनवा तुलुका। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ये है न्यायमूर्ति रितु बाहरी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? नाइमा खातून। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज, ये पंजाब प्रांत की पहली मुख्यमंत्री हैं। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की पहली महिला डायरेक्टर कौन बन गई हैं? ठीक है, ये हैं गीता बत्रा, ठीक है, गीता बत्रा बन गई हैं। भारतीय सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा महानिदेशक, एसएसबी में भारतीय सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा महानिदेशक कौन बन गई हैं? साधना सक्सेना नायर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डीबीएस की पहली महिला सीईओ, ये है टैन सू सान, डीबीएस की पहली महिला सीईओ। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने, सुमन कुमारी, ठीक है, ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी की नियुक्ति किसमें? ये है रश्मि शुक्ला, इनकी महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी के रूप में नियुक्ति हुई है। मेघालय की पहली महिला डीजीपी इंद्रासीस नौग्रांग। फिर यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो, ठीक है, नादिया कैल्विनो बन गई हैं यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष। ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर, ये ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा, ठीक है। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंचन देवी, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं कंचन देवी, ठीक है। मंगल, ये एक और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी लगा लीजिए इंपॉर्टेंट का, कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक, ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक ये हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? वीटा दानी बन गई हैं। भारत की पहली महिला एडीसी, ये है मनीषा पाढ़ी, ये भारत की पहली महिला एडीसी हैं। सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम, नाम याद रखना है आपने कि ये ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ऑपरेशनल पोस्ट पे फातिमा वसीम है। और ऐसे अगर पूछा जाए पहली महिला चिकित्सा अधिकारी सियाचिन में, तो ये है कैप्टन गीतिका कौल। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश, ये है मनप्रीत गोनिका सिंह, ये अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख, ये है गीतिका श्रीवास्तव। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बन गई हैं? सेलेस्टे सोलो, ये कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से हैं। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम मैनुएला रोका बोटे, ठीक है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट, ये पेरू की हैं। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क-मूसर, ठीक है, नताशा पर्क-मूसर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यानी मेलोडी, ठीक है। रियाना बर्नावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है, याद रखिएगा, रियाना बर्नावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नौरा अल मतरोशी, ये यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं भारत और विश्व में 2023-24 में, जो इंपॉर्टेंट थे उन्हें भी देखा। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ये आईएमएफ के प्रबंध निदेशक हैं, दूसरी बार बने हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व पीएम, अब ये नाटो के नए महासचिव बन गए हैं, ठीक है, मार्क रूटे। भारत में नेपाल के राजदूत लोकदर्शन रेग्मी। नासा के प्रथम एआई अधिकारी की नियुक्ति किसे? ये हैं डेविड साल्वाग्नी, ठीक है, साल्वाग्नी, ये नासा के प्रथम एआई अधिकारी हैं। यूएनएचसीआर के वैश्विक सद्भावना राजदूत थियो जेम्स। उत्तरी आयरलैंड की पहली मिनिस्टर बनी है मिशेल ओनील बनी है उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर।
रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री, ठीक है, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने हैं रमेश सिंह अरोड़ा। फिर आगे देख लेते हैं, पाकिस्तान के नए गृह मंत्री मोहसिन नकवी, ठीक है। COP29 के अध्यक्ष कौन बने हैं? मुख्तार बाबायेव, ठीक, ये याद रखना है, COP29 के अध्यक्ष मुख्तार बाबायेव। विदेश मंत्री छोड़ देते हैं, बाकी आगे देख लेते हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबाह, ठीक है, 4-5 लोगों का एक साथ नाम है इसमें, एशिया मजाक के तौर पर, बाकी ये पूरा नाम है एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबाह, ठीक है। अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज, ये है नुसरत चौधरी, अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस, और ये कहाँ से हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो से हैं ये डेनिस फ्रांसिस, जो यूएनगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष थे। मिशेल बुलॉक, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर है मिशेल बुलॉक। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है डिल्मा रूसेफ की, ठीक है, ये ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष हैं। आगे है लिंडा याकारिनो, ये ट्विटर की नई CEO बन गई हैं। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है रॉवन विल्सन। COP28 के अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान अहमद अल जाबेर, ठीक है, ये COP28 के थे। COP29 के भी हमने ऊपर देखा है, मुख्तार बाबायेव। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकाराम, ठीक है। और फिर स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बन गए हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर। WHO के महानिदेशक, इनका दूसरा कार्यालय है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, ठीक है, टेड्रोस घेब्रेयेसस, ये WHO के महानिदेशक, ये दूसरी बार बने हैं। फिर ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन बन गए हैं? गिलबर्ट हैंगबो, और ये टोगो से हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो, और ये टोगो देश से बिलोंग करते हैं। यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है कैथरीन रसेल, ठीक है। अब ये देख लिए विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2023, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी मैगजीन है, इवन ये ई दृष्टि से भी बेटर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसका वर्ड था रिज। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हेल्यूसिनेट, ठीक है, कैम्ब्रिज का क्या था? हेल्यूसिनेट। कोलिंस का था AI। ऑक्सफोर्ड का रिज, कैम्ब्रिज का हेल्यूसिनेट, कोलिंस का AI और मरियम वेबस्टर का ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है। आगे देख लेते हैं वर्ष 2023-24 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या है? पार्व थानेनी हरीश, ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, ठीक है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं न्यूयॉर्क में, ये हैं पार्व थानेनी हरीश। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं, तीसरी बार बने हैं कौन? जय शाह बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः चुने गए हैं पुनः जगजीत पवाड़िया, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि, ये हैं कमल किशोर, ठीक है। इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक कौन है? गीता सभरवाल। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति के अध्यक्ष कौन है? अपूर्व चंद्रा। विश्व स्वास्थ्य सभा जो 77 एडिशन है उसके समिति के अध्यक्ष हैं अपूर्व चंद्रा। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार में नियुक्ति किसकी हुई है? राकेश मोहन की, ठीक है। ब्रिटेन में संस्कृति एवं खेल मंत्री बने हैं लिसा नंदी, ये ब्रिटेन में संस्कृति एवं खेल मंत्री बने हैं लिसा नंदी। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष, ठीक है, ये कौन बन गए हैं? ये बने हैं अध्यक्ष बॉब रॉय, ठीक है। WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सेंथिल पांडियन सी, ये याद रखना है आपने, ठीक है, सेंथिल पांडियन सी। बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं इंद्रमणि पांडे। ADB के कार्यकारी निदेशक एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसके हैं विकास सील, ये बने हैं ADB के कार्यकारी निदेशक विकास सील। अजय जडेजा ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने थे। लोकेश सूजी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य बने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं पंकज बोहरा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, ये हैं अरविंदम बागची। सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं भारतीय मूल के हैं ये थर्मन शनमुगरत्नम। टेस्ला में मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO बने हैं वैभव तनेजा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? के राजारमन, ठीक है, के राजारमन बन गए हैं।
ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल की अध्यक्ष बनी है रूबी सिन्हा। फिर आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपने याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष हैं ये। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ठीक है, आगे है, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश ये हैं अरुण सुब्रमण्यम। यूट्यूब के सीईओ बन गए हैं नील मोहन। ठीक है, यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला ये हैं अश्विनी केपी। आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? केवी सुब्रमण्यम। ठीक है, अब इसमें दरअसल ये दिया है कि 2023 में जो विभिन्न देशों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं, यार वो तो आता तो है नहीं। ठीक है, बाकी हम क्या करते हैं, जो कई पीसीएस में ये कैपिटल वगैरह पूछते हैं तो अभी लेटेस्ट हैं तो इन्हें देख लेते हैं कि इनकी कैपिटल क्या है। जैसे इंडोनेशिया की है नूसंतारा, म्यांमार की नैपिडा, फ़िलिस्तीन की यरूशलम, कजाकिस्तान की अस्ताना, यमन की शाना, यमन की क्या है? साना, वियतनाम हनोई, पाकिस्तान इस्लामाबाद, कुवैत की कुवैत सिटी, थाईलैंड की बैंकॉक, ताइवान ताइपे, नेपाल की काठमांडू, मलेशिया की कुआलालंपुर, डेनमार्क की कोपनहेगन, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, लिथुआनिया विनियस, स्कॉटलैंड एडिनबर्ग, ब्रिटेन लंदन, आइसलैंड की है रिक्जेविक, आइसलैंड की क्या है? रिक्जेविक, फिनलैंड की है हेलेंस्की, फिनलैंड की है हेलेंस्की, आयरलैंड की डबलिन, फ्रांस पेरिस, वेनेजुएला काराकास, वेनेजुएला की क्या है? काराकास, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयरस, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, पापुआ न्यू गिनी की है पोर्ट मोरेस्वी। ठीक है, पोर्ट मोरेस्वी है पापुआ न्यू गिनी की, फिजी की है सुआ, दक्षिण अफ्रीका की नहीं दी है यहाँ पे, चाड की अन इजमेना, यहाँ पे तीन इनकी जो है तीन कैपिटल हैं। ठीक है, तो अन इजमेना है चाड की, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, रवांडा की किगाली, मिस्र की काहिरा और जिम्बाब्वे की हरारे। तो हमने इसमें कैपिटल देख लिया, बाकी कहाँ का क्या बना है यार, बहुत ज़्यादा अगर महिला वहिला बन जाती है तो उसकी हमने ऊपर देख लिया है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख निधन देख लेते हैं भाई। गोदावरी दत्ता, गोदावरी दत्ता ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित थी, 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला था। जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, ठीक है, जुआन विंसेंट पेरेज मोरा ये वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, 114 वर्ष के थे, इनकी मृत्यु हुई है, खास आदमी हैं जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। ठीक है, डॉक्टर हेज जी गिंगोब ये नामीबिया के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रोजेक्ट चीता में इनका अहम योगदान है, तो इसलिए याद रख लें डॉक्टर हेज जी गिंगोब। पंडित राजीव तारानाथ महान सरोद वादक हैं, इनका निधन हो गया है। इब्राहिम रईसी ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, इनका ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में ऊजी गांव के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें ईरान के विदेश मंत्री भी थे। मलावी के उपराष्ट्रपति विमान दुर्घटना में भी मौत हो गई है। अगर बात करें राष्ट्रपति की तो वो इब्राहिम रईसी मरे हैं, वो ईरान के हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये मलावी के उपराष्ट्रपति मर गए हैं, सोलोस चिलिमा, वे भी विमान दुर्घटना में मर गए हैं। ठीक है, भारत के सबसे उम्रदराज सांसद शफीकुर रहमान बर्ग, ये भारत के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। गुजरात के पूर्व राज्यपाल, ठीक है, भारत के जो सबसे उम्रदराज सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्ग, इनका भी निधन हो गया। फिर गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का भी हो गया है निधन। अंशुमान गायकवाड़ ये क्या है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। शोभना रानाडे सामाजिक कार्यकर्ता। मालती जोशी लेखिका। एलिस मुनरो लेखिका नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, सुशील कुमार मोदी ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। फिर आगे देख लेते हैं, लक्ष्मी नारायण रामदास भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख। अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। पंकज उधास ये क्या थे? गज़ल गायक थे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य। अमीन सयानी ये रेडियो संचालक थे। प्रभा अत्रे ये याद रखना है, प्रभा अत्रे मशहूर शास्त्रीय गायिका किराना घराने से संबंधित थी। ठीक है, प्रभा अत्रे। डॉक्टर नित्या आनंद ये भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोजकर्ता थी, इनका निधन हो गया है। मुनव्वर राणा का निधन हो गया है, मशहूर शायर एवं उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। हेनरी किसिंजर अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, इनका भी निधन हो गया है। आर सुब्बलक्ष्मी मलयालम अभिनेत्री एवं संगीतकार। ठीक है, विजयकांत तमिल अभिनेता और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक। राजकुमार कोहली फिल्म निर्माता एवं निर्देशक। बिशन सिंह बेदी ये पूर्व महान क्रिकेटर और स्पिनर गेंदबाज थे।
MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, कृषि वैज्ञानिक जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब ये भी एक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब टारगेट बेस्ड क्वेश्चन जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी बताता हूँ, और यहाँ पे टारगेट तो अलग से दे दिए गए हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। ये बहुत ध्यान से देखना आपको कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है कब? 2047 तक। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब है? 2028। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य क्या है? 2025। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य ये है 2024 तक करना है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? लक्ष्य वर्ष है 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2024-25 तक, ठीक है। फिर पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण, ठीक है। ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण कब तक करना है? इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 और लक्ष्य वर्ष है 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 तक। पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है 2027-28 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कहाँ है? 2030, ठीक है। कब तक है? 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन ये 2030 तक है, जबकि टीबी वाला जो हमने ऊपर देखा है ये है 2025 तक। मलेरिया 2030 तक। HIV एड्स को कब खत्म करना है? 2030 तक ही, ठीक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक का है। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है? 2070। तो ये जो वर्ष हैं इन्हें आपने याद रखना है। एक तो टीबी वाला आपने देख लिया, एक ये फुट और माउथ रोग वाला देख लिया 2025। टीबी और फुट और माउथ रोग है 2025, बाकी मलेरिया और HIV एड्स 2030 में, ठीक है। अब वर्ष 2023-24 में जो प्रमुख समझौता हुए हैं, प्रमुख समझौता ज्ञापन किनके किनके बीच में हुआ है वो देख लेते हैं। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता, ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ है, ठीक है। एक सौर फोटोवोल्टिक PV बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता भारत और गुयाना के मध्य हुआ है। मेजिट द्वीप पर एक हवाई अड्डे के टर्मिनल के निर्माण के लिए एक समझौता भारत और मार्शल द्वीप के साथ। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ने दार एस सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया कि कहाँ? तो ये सहयोगी देश है भारत और तंजानिया। अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और ईरान के मध्य। वीज़ा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और मोल्दोवा के बीच। भारत के कैग ने लेखा परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समझौता किया है भारत और नेपाल के मध्य ये समझौता हुआ है। 2025-2030 तक 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण नवीनीकरण हेतु समझौता किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश। दोहरे कराधान परिहार समझौते यानी DTAA में संशोधन हेतु एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भारत और मॉरिशस। वित्तीय और विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रौद्योगिकियों और नवाचार हेतु समझौता भारत और कुवैत के मध्य। लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समझौता भारत और बुल्गारिया, ठीक है। अभी लेखा परीक्षा ये भी देखा था, इसमें कैग ने ये विशेषज्ञता के आदान प्रदान होगा, बाकी लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता यहाँ भी है, तो भारत और बुल्गारिया और भारत और नेपाल। पेट्रोलियम तेल स्नेहक और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर समझौता भारत और भूटान के साथ। आगे है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा हेतु समझौता भारत और सिंगापुर। भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और कोटे डी-आइवर। डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए समझौता भारत और कोलंबिया। फिर है भारतीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और ताइवान के बीच।
कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना स्थल में अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु समझौता भारत और रूस के बीच, कुडनकुलम, ठीक है। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने का समझौता भारत और नेपाल के बीच में। रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी, ठीक है, रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए किसके साथ? भारत और फ्रांस के साथ। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और गुयाना। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन या ग्रीन रेलवे तक पहुंचाने के लिए किससे समझौता हुआ है? भारत और यूएसएआईडी, ठीक है, मतलब कुल मिला के भारत और अमेरिका के साथ। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और ओमान के साथ हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और यूरोपीय संघ, सेमीकंडक्टर के लिए। चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और नीदरलैंड। शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात। पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भारत और थाईलैंड। श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही व प्रवासन समझौता पर हस्ताक्षर भारत और इटली के मध्य। खेल, समुद्री उद्योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और तंजानिया। हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर भारत और सऊदी अरब। तो ये कुल मिला के इतने इंपॉर्टेंट समझौते थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि हाल के वर्षों में जो कुछ नए दिवस शुरू किए गए हैं इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? हैदराबाद मुक्ति दिवस, ये 17 सितंबर को शुरू किया गया। इसमें कहा गया, इसका मुख्य बिंदु क्या है कि गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 को उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। तो हैदराबाद, ये ऑपरेशन पोलो के तहत ये बना था, भारतीय राज्य है ना, उसमें हुआ था, वहाँ पे कार्रवाई हुई थी। तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से रिलेटेड है। अगला है स्ट्रेबेनिका नरसंहार दिवस, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाएगा और इसी दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई को स्ट्रेबेनिका में 1995 के नरसंहार के चिंतन एवं स्मरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला है संविधान हत्या दिवस, ये 25 जून को जो आपातकाल लगाया था उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है, संविधान हत्या दिवस 25 जून। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया जाएगा और 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू प्रतिरोध दिवस या कुछ ऐसे ही है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया। ये किसने किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाएगा, ये याद रखना है आपने, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, ये क्या है, मारखोर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी या जंगली बकरी के रूप में जाना जाता है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। मारखोर क्या है? यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है और ये 24 मई को इसका दिवस मनाया जाएगा। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। फुटबॉल दिवस अभी हमने देखा 25 मई को, अब बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। नो नॉनवेज डे, ये 25 नवंबर को मनाया जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर, ठीक है, टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को। नीलगिरी ताहर दिवस 7 अक्टूबर को। तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी ताहर दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को, ठीक है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाएंगे। समर्पण दिवस 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा, समर्पण दिवस। फिर है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जन्मदिवस को केंद्र ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये 14 अगस्त को
14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, इन्हें आप याद रखना है। वीर बाल दिवस, जनजाति विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 जो कहाँ कहाँ हुए हैं। जैसे विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, ठीक है, एडिशन भी याद रखिएगा, 46वां, ये लेटेस्ट भी है, ठीक है, तो याद रखना है इसे। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2024 में हुआ, स्थल दिल्ली, और प्रधान मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व धरोहर समिति का 46 जो सेशन है, ठीक है। फिर ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 नई दिल्ली में, और भारत के इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई, मतलब माइटी के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। 46 अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति मई 2024 में कहाँ हुई है? कोचीन, केरल में, और थीम थी वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ये आयोजित थी। अगला है खनिज शिखर सम्मेलन, ये अप्रैल 2024 में हुआ। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। खान मंत्रालय द्वारा CEEW एवं IISD के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। साहित्योत्सव 2024, साहित्योत्सव कहाँ हुआ है? मार्च 2024 में, ये नई दिल्ली में हुआ है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका 5वां एडिशन था, फरवरी माह 2024 में हुआ, देश भर में हुआ है, ठीक है, बस इतना छोड़ दीजिए। डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 में, और ये कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में, और गुवाहाटी असम। इलेक्ट्रॉनिक माइटी ने अपने पहले फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, माइटी ने किया है। भारत टेक्स 2024, फरवरी 2024 में इसका आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024, ये अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन है। PM के 5 विजन, 5 F विजन, ठीक है, क्या है? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, तो ये 5 F विजन याद रखी है आपने, ठीक है। वैश्विक दलहन सम्मेलन फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। ये टारगेट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने याद रखना है कि दलहन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर कब तक बनाने का लक्ष्य रखा है, ये है वर्ष 2027 तक। विंग्स इंडिया 2024 सम्मेलन, ये जनवरी 2024 में कहाँ हुआ है? हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डा, नाम याद रखना, बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है कैंपेगोडा बेंगलोर तथा इंदिरा गांधी दिल्ली को। इसकी थीम थी अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना। अगला है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, इसका आयोजन हुआ दिसंबर 2023 में पटना में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हैं। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 नवंबर 2023 में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। इस दौरान गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। फिर है 8वां भारत जल प्रभाव सम्मेलन, भारत जल प्रभाव सम्मेलन नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका विषय था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास था। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2023 नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ओडिशा पवेलियन ने राज्य पवेलियन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। फिर है तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में, तो NIA द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, सितंबर 2023 में इसका आयोजन हुआ इंदौर, मध्य प्रदेश। आवास एवं शहरी महुआ द्वारा मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023, ये सितंबर 2023 में हुआ, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किया। तो बाकी के यार ये बहुत पुराने हो जाएंगे, जुलाई में हमें जाने की ज़रूरत है नहीं, इतना पूछा नहीं जाएगा, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी आगे मैं जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक और जो भी रक्षा घटनाक्रम है वो सारा कवर कर लेंगे अगले 2 वीडियो में, तो आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।